हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जॉनटेक की ओर से डीएलबी एई के लिए एक टेस्ट सीरीज ओपन है जिसका 6 नंबर पेपर, फुल लेंथ पेपर 6 ये हो चुका है। इस पेपर की जो टेस्ट आईडी है वो 506 है और ये 16 अप्रैल 2023 को हुआ है। ठीक है जी। इस पेपर का जो लेवल था वो मीडियम है और बाकी इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपने ये बहुत पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक्निकल साइड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर 1 क्वेश्चन। ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी sieve एनालिसिस यूजिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS sieves. Out of 3 kg of soil used in test, 1200 ग्राम वॉज रिटेन्ड। 1200 ग्राम जो है कहाँ पर रुक रहा है? रिटेन्ड ऑन IS sieve 600 माइक्रॉन। 1500 ग्राम वॉज रिटेन्ड ऑन IS sieve 425 माइक्रॉन sieve and the remaining 300 gram was retained on IS 212 micron sieve. The uniformity coefficient of the soil CU आपसे पूछा है और CU के लिए पता है D60/D10। तो आपको यहाँ पर इस sieve एनालिसिस के डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो IS sieve मास रिटेन्ड, परसेंटेज मास रिटेन्ड और क्यूमुलेटिव मास रिटेन्ड, यहाँ से D60 हो जाएगा 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन। तो D60 आपका कितना आ रहा है? यहाँ पर मास रिटेन्ड था 600 माइक्रॉन से ऊपर 1200 ग्राम। तो परसेंटेज मास रिटेन्ड कितना हो गया? ओवरऑल देखें तो यहाँ कितना जा रहा है? 3 kg ऑफ मास था, 3 kg ऑफ मास। इसका परसेंटेज देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम। तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। परसेंटेज फाइनर की बात करें तो 100 - 40 दैट इज 60। इसी तरीके से 425 माइक्रॉन के लिए जो वेट रिटेन था वो 1500 था। परसेंटेज वेट रिटेन हो जाएगा आपका 50%, क्यूमुलेटिव हो जाएगा 40 + 50 दैट इज 90। सो परसेंटेज फाइनर देन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। तो इसका मतलब D10 और D60 आप इस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो D60 है अपना कितना? 600 माइक्रॉन और D10 है 425। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, देखिए यहाँ पर 1.41 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 1.41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डुपिट्स अजम्पशन आर वैलिड। आर्टिशियन एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर, लेकी एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो डुपिट्स अजम्पशन जो है वो अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। ए shear box test was performed to give the following result for a cohesive soil sample. cohesive soil sample है। Now इसमें रिजल्ट्स दे रखे हैं 1 और 2। नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है दोनों के लिए, सैंपल 1 और सैंपल 2 के लिए यहाँ 150 और 250। और जो शियर स्ट्रेस है फेलियर के टाइम पर वो है 110 और 120। नाउ सिंपल आपसे पूछा है फाई की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको भी पता है टॉ इज इक्वल टू, जो शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन है, शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट द फेलियर, टॉ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई। बस दो रिजल्ट आपको दे रखे हैं तो दो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएंगी। टेस्ट 1 के लिए रिजल्ट दिया है, उसकी वैल्यूज पुट करके एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। यहाँ इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 95 kN/m² और 10 फाई की वैल्यू आएगी आपकी 0.1। तो 0.1 और 95, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। डिपॉजिट विथ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन clay particles settle on seabed, clay particles settle on fresh bed, sand particles के लिए फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ अगर हम जाएं तो क्ले पार्टिकल अगर सी बेड पर सेटल होते हैं तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द लेबोरेटरी सैंपल। इसका स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा नॉट 175, ई की वैल्यू दे रखी है 1.1, सिग्मा नॉट प्लस डेल सिग्मा नॉट दे रखा है आपको 300 kPa एंड ई की वैल्यू दे रखी है आपको 0.9। इफ थिकनेस ऑफ क्ले स्पेसिमेन इज 25 mm, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। क्या पूछा है आपसे? वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दैट इज MV, एंड MV इज इक्वल टू AV/1 + E0।
ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, तो ए वी हो जाएगा चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन 1 प्लस ई नॉट। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। इनिशियल जो वॉइड रेशियो था वो 1.1 था, फाइनल वॉइड रेशियो है 0.9। इसके अलावा जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कितना है 300 माइनस 175 दैट इज 125। सो अपॉन 125 और 1 प्लस ई नॉट हो जाएगा, 1 प्लस ई नॉट हो जाएगा आपका 1 प्लस 1.1 दैट इज 2.1। तो डायरेक्टली प्लेस किया हुआ है, आंसर आएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻4, 7.6 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन जो है आपको दे रखा है, तो 7.6 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। द प्लेट लोड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन ए क्लेई स्टार्टर बाय यूजिंग ए प्लेट ऑफ 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर डायमेंशंस एंड द अल्टीमेट लोड पर यूनिट एरिया फॉर द प्लेट वॉज फाउंड टू बी 180 kPa। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग वुड बी। अच्छा ये देख लीजिए कि ये जो प्लेट लोड टेस्ट है किस पर किया है, क्लेई सॉइल पर। और क्लेई सॉइल पर जब करते हैं तो जो टेस्ट रिजल्ट आते हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, आपके फुटिंग के लिए, क्योंकि क्लेई सॉइल के लिए जो टेस्ट रिजल्ट हैं और जो फुटिंग के जो रिजल्ट होंगे वो साइज ऑफ द प्लेट पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सैंड के केस में होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका 180 kPa। देखो यहाँ लिख भी रखा होगा, प्लेट लोड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन ए क्ले स्टार्टर। सो ultimate bearing capacity in case of clay is independent of width of footing, hence ultimate bearing capacity for footing will be 180 kPa। मतलब width of footing पर डिपेंड नहीं करती है, तो जो प्लेट के लिए आंसर आया है वही आपका फुटिंग के लिए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट के केस में इनमें से क्या इनकरेक्ट है, चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज एट फेलियर इज कंप्लीटली इनडिटर्मिनेट। नहीं, डिटर्मिनेट होता है, कंप्लीटली इनडिटर्मिनेट नहीं होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। बाकी और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म होता है। और जो डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है। All the 3 drainage condition can be performed with complete control under the test। ठीक है, ड्रेनेज कंडीशंस पे कंट्रोल होता है। Precise measurement of pore pressure and volume change during the test are possible। तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statement in relation to the data given in the table। टेबल में कुछ डेटा दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एयर का, वाटर का, सॉलिड का, और वेट भी दे रखा है। तो आपसे कुछ वैल्यूज पूछी हैं, जैसे सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%, ठीक है, वॉइड रेशियो 40%। सो वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे रखा है आपका यहाँ पर 0.2 प्लस 0.3, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0.5। तो 0.5 अपॉन 0.5 ये आ गया आपका 1। तो यहाँ वॉइड रेशियो दे रखा है 40%, तो ये गलत हो गया। पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, जिस आंसर में 2 आ रहा है इसका मतलब वो आंसर गलत है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 3 ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी ये जितने भी पैरामीटर हैं इनका सोल्यूशन आपको यहाँ दिया हुआ है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा। किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो भी ये ट्रिक सीखें कि हर एक कंटेंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आसान लगा वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना, इसलिए मैंने वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर ए रिजिड फाउंडेशन ऑन कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल के केस में जो सेंटर पर कॉन्टैक्ट प्रेशर की बात की जा रही है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर जो सेंटर पे होगा वो ज़्यादा होगा एंड डिक्रीजेस टुवार्ड्स द आउटर एज, और आउटर एज की तरफ वो कम होता चला जाएगा। तो आंसर जो होगा ग्रेटर एट सेंटर एंड डिक्रीजेस टुवार्ड्स द आउटर एज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है।
बाकी ओवरऑल जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको सॉल्यूशन में दी हुई हैं, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 260 ग्राम ऑफ वेट सॉइल वाज टेकन इन ए पिक्नोमीटर जार, ठीक है, of the weight 400 gram in order to find out the moisture content in the soil. With the specific gravity of soil is 2.75. The weight of soil and remaining water filled in pycnometer without air bubble was 1415 gram. The weight of pycnometer filled with water alone 1275. The moisture content will be, देखो यहाँ पर आपको W1, W2, W3, W4 ये कैलकुलेट करना है। W1 is the weight of empty pycnometer. तो empty pycnometer का weight क्या है? 260 ग्राम ऑफ वेट सॉइल वॉज टेकन इन ए पिक्नोमीटर जार ऑफ वेट। तो पिक्नोमीटर का वेट हो गया मतलब WN, W1 हो गया आपका 400 ग्राम, 400 ग्राम प्लस W2 हो जाएगा पिक्नोमीटर प्लस सॉइल, तो ये हो गया 660 ग्राम W2। थर्ड है पिक्नोमीटर, सॉइल और वाटर, W3 हो जाएगा 1415 ग्राम, और पिक्नोमीटर और वाटर का हो जाएगा आपका 1275 ग्राम। सिंपल कैलकुलेशन है, सारे वेट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आप। यहाँ पर देखो सिंपल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूले को याद करने की एक ट्रिक भी है। अगर आप देखेंगे तो 1 1 2 3 4 W1 W2 W3 W4 सब में माइनस का निशान। तो ये जो साइकिल चली है वो कैसी चली है? इस तरह से 1 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको G इंटू G माइनस 1 अपॉन G, और ओवरऑल को माइनस करना है 1 में से। तो ये था फॉर्मूला, इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आएगा आपका 18.2%। तो 18.2% इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, द फॉलोइंग स्टोन कैन बी यूज्ड एज एग्रीगेट इन कंक्रीट प्रोडक्शन। अच्छा, कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए कौन सा एग्रीगेट यूज किए जाते हैं? तो बेसाल्ट एग्रीगेट्स आर यूज्ड। यहाँ पर आपको टेबल भी दी हुई है पूरी, और एक बार इसको पढ़ लें। बेसाल्ट और ट्रैप इग्नियस रॉक होगी, पेविंग सेट्स, रोड मटेरियल, एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो बेसाल्ट इज करेक्ट आंसर। A layer of dry bricks put below the foundation concrete in case of soft soil is called as soiling. इसको हम क्या बोलते हैं? सोलिंग करना। बाकी और भी जितने ऑप्शन हैं उन सब के बारे में भी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, और मैं इससे काफ़ी हद तक इम्प्रेस हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में इस सॉल्यूशन पे काम किया है, और इसके लिए जॉनटेक की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें जो लीड कर रहे हैं गुलाटी सर, विकास गुलाटी सर, थैंक्स टू यू। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपकी एग्ज़ाम जो है या एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो ज़रूर बूस्ट हो रही होगी, क्योंकि इतना अच्छा सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को पढ़ने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमेशा इन पेपर्स को देने के बाद में इस सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ें और फिर पेपर को अटेम्प्ट करें, और फिर अपने आप को एग्जाम करें कि आपने फिर कितनी गलतियां की हैं। चलिए, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्क्रीट सरफेस इज नॉन एज स्क्रीडिंग। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीडिंग। और बाकी इसके अलावा भी जो इन डेफिनेशंस हैं वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सीमेंट सैंपल देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड प्रिपेयर ए सीमेंट पेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट होगा वो होगा 0.85 P% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट प्लस सैंड, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 0.5 P% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। बाकी आपको टेबल दी गई है। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Dormer window is defined as डॉर्मर विंडो इज डिफाइंड एज, डॉर्मर विंडो क्या होती है? तो वर्टिकल विंडो बिल्ड इन स्लोपिंग साइड ऑफ पिच रूफ, वर्टिकल विंडो बिल्ड इन स्लोपिंग साइड ऑफ पिच रूफ, इसको बोलते हैं हम डॉर्मर विंडो, ठीक है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले इम्पार्ट्स मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, नहीं, एल्यूमिना अगर ज़्यादा है तो यहाँ से जो ब्रिक है वो वार्प हो जाएगी और क्रैक होने लग जाएगी, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस जो भी लॉसेस होंगे, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सारी जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई हैं उनमें रिलेशन भी दे रखा है। 59 क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन द क्रॉसिंग ऑफ ए कैनाल विथ ए नेचुरल ड्रेन, फुल सप्लाई लेवल इन कैनाल कितना है? 213.5, बैड लेवल ऑफ कैनाल कितना है? 213, हाइट ऑफ फ्लड लेवल इन ड्रेन 210, तो हाइट ऑफ फ्लड लेवल इन ड्रेन, ड्रेन का जो फ्लड लेवल है वो बेड ऑफ द कैनाल से नीचे है, ठीक है, कैनाल ऊपर है, उसका लेवल ऊपर है और हाई फ्लड लेवल इससे नीचे है, तो बेसिकली ये क्या बन गया? एक्यूडक्ट, क्या है ये? एक्यूडक्ट। बाकी इसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट इन मिलीमीटर इज m, द लेसी सिल्ट फैक्टर f इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये दिया हुआ है लेसी सिल्ट फैक्टर f इज इक्वल टू 1.6 इंटू रूट m, तो इसका मतलब वो 1/m की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 61, मैच द फॉलोइंग, कैनाल ड्रॉप रिलेटेड होता है बेड से, बेड का जो ग्रेडियंट होता है उससे, तो ए में चला जाएगा आपका कंट्रोल ऑफ बेड ग्रेडियंट मतलब 2। कैनाल एस्केप जो है वो फुल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो बी में चला जाएगा आपका 3। कैनाल क्रॉस रेगुलेटर जो होता है वो बेसिकली डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो सी में चला जाएगा 4। और कंट्रोल ऑफ फ्लो डेप्थ हो जाएगा आपका आउटलेट, कैनाल आउटलेट। तो एक बार आप इसमें, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। कैनाल ड्रॉप हो गया आपका ग्रेडियंट से, बेड ग्रेडियंट, तो ए में आ रहा है 2, ठीक है, बी में आ रहा है 3, ये भी सही है, सी में आ रहा है 1, तो हाँ बिल्कुल, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर लेवल ये फ्लो डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए, तो सी में आएगा आपका 1, और कैनाल आउटलेट जो है वो डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, तो डी में आएगा 4, या फिर एक मिनट, सी में 4 ही आएगा। कैनाल क्रॉस रेगुलेटर लेवल्स जो है बेसिकली डिस्चार्ज के लिए ही है, तो यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, तो कैनाल ड्रॉप जो होता है वो बैड ग्रेडियंट के लिए होता है, कैनाल बैड ग्रेडियंट को कंट्रोल करने के लिए, तो ए में हो जाएगा आपका बैड ग्रेडियंट आ रहा है यहाँ पर 2 में। कैनाल एस्केप हो जाएगा आपका यहाँ पर फुल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो बी में हो जाएगा 3। कैनाल क्रॉस रेगुलेटर लेवल जो हो जाएगा वो सी में हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, तो 1 और रिमेनिंग 4। कैनाल आउटलेट जो है डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, द रेनफॉल इन 3 रेन गेज स्टेशन PQ आर in catchment area 6, 8, 10 centimeter respectively. The Thiessen polygon area of these 3 rain gauges are respectively 100, 200 and 200 kilometer square. The average depth of rainfall, तो average लेना है बट 6 into 100 plus 8 into 200 plus 10 into 200, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करना है टोटल एरिया से, तो कितना हो जाएगा ये 500, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8.4। 8.4 इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया सॉइल टेम्परेचर फॉल्स, हाँ जी बिल्कुल,
सॉइल का जो टेम्परेचर है वो नीचे जाता है, गिरता है। सॉइल कंटेंट डिक्रीजेज नहीं, इंक्रीज होता है, तो ये गलत हो गया। कैरिंग आउट कल्टीवेशन ऑपरेशन बिकम्स इजियर, कल्टीवेशन ऑपरेशन जो है वो उल्टा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डिक्रीज इन वाइल्ड वेजिटेशन इज ऑब्जर्व्ड, उल्टा वाइल्ड वेजिटेशन जो है, जो घास फूस है वो ज़्यादा उगने लग जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द BOD 5 ऑफ ए वेस्ट वाटर सैंपल 5, 10, 50 ml, हाँ, एक्लोट्स of the waste water were diluted to 300 ml, incubated at 20 degrees Celsius in BOD bottles for 5 days. The results were, तो रिजल्ट आपको क्या क्या दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं। रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, टेस्ट किए हमने 3। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन दे रखी है, फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन दे रखी है। अच्छा, फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 हो गया है तो इसको हम कंसीडर नहीं करिए, बाकी 2 से जो आएगा उसका एवरेज ले लेंगे हम। तो फर्स्ट सैंपल से जो BOD आ रही है वो 138 आ रही है। BOD इज इक्वल टू DOI माइनस DOF इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। इसी तरीके से सैंपल 2 से क्या आ रहा है यहाँ पर, DOI माइनस DOF इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 141। दोनों का एवरेज लेके जो आंसर आ रहा है दैट इज द 139.5। क्योंकि फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर 0 हो गई है तो इसका मतलब ये टेस्ट गलत हो गया है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एज पर द IS 10500 2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ alternate source of water, the permissible limit for chloride and sulfate in milligram per liter respectively। तो क्लोराइड के लिए तो हो जाएगा आपका 100 और सल्फेट के लिए हो जाएगा 400, क्योंकि आपसे पूछा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स, तो कॉजवोर रिजेक्शन पूछा हुआ है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट 30 to 35%। A water treatment plant has a flow rate of 0.6 meter cube per second. The settling basin at plant has effective settling volume, dimension of length 20 meter, depth 3 meter, width 6 meter. What percentage of the particles having a settling velocity of 0.004 meter per second is removed? तो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी पूछी हुई है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू VS डैश अपॉन VS इंटू 100। तो आपको डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी या सरफेस ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करना है, तो फ्लो रेट दे रखी है आपको और एरिया दे रखा है, तो यहाँ से सरफेस ओवरफ्लो रेट आ जाएगी आपकी 5 × 10⁻³ और सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल की दे रखी है 0.04 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा VS अपॉन V0 इंटू 100, दैट इज 80%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सरफेस ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट PVC पाइप? They have good insulation property, hence the temperature of water passing through such pipes is not affected by outside temperature। ठीक है, करेक्ट पूछा है, इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो PVC पाइप में मतलब थर्मल इंसुलेशन होता है, इसलिए ऑप्शन ए तो आपका सही है। दे possess high Hazen-Williams constant and it results into adoption of smaller size of PVC pipe compared to other conventional material। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। दे possess low coefficient of expansion as compared to cast iron, galvanized iron pipes। नहीं, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है इनके कंपैरिजन में कम होता है। तो दे possess लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप। नहीं, कास्ट आयरन पाइप का जो है वो कम होता है, तो बेसिकली यहाँ आएगा हाई, क्योंकि ये टेम्परेचर सस्पेक्टिबल होते हैं एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप, तो यहाँ लो नहीं आएगा, हाई आएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें इंक्रिस्टेशन नहीं होता है। दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ इंक्रिस्टेशन, तो इन पाइप्स में इंक्रिस्टेशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, ओके 69 नंबर क्वेश्चन। एज पर द IAS 421983 normally a sewer shall be designed for discharge
How many times the dry weather flow? Dry weather flow flowing half full with minimum self cleansing velocity. तो यहाँ हो जाएगा 3 times और यहाँ हो जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर हो जाएगा आपका बी. As per this code, normally a sewer shall be designed for discharging 3 times of dry weather flow flowing half full with a minimum self cleansing velocity of 0.75. क्लियरली कोड में लिखा हुआ ये स्टेटमेंट, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है. A village has a population of 200 with an average rate of water demand as per 100 liter per capita per day. A rapid sand filter having an average filtration rate of 100 liter per hour per meter square is to be designed for the water treatment. The area rapid sand filter required. Take the ratio of maximum demand to average demand is 1.5. तो यहाँ से हमको डिज़ाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है. सिंपल है, डिज़ाइन डिस्चार्ज आ जाएगा आपका रेट पॉपुलेशन और फैक्टर कितना आ गया 30,000 लीटर पर डे. एवरेज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है आपका 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर. तो किसी एक को आपको डे में या आर में कन्वर्ट करना होगा. तो हमने एवरेज फिल्ट्रेशन रेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, डे में. तो ओवरऑल एरिया जो आएगा 12.5, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन फिल्टर एरिया जो हो जाएगा, फिल्टर एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट. ठीक है, या फिल्ट्रेशन रेट, नॉट सरफेस ओवरफ्लो रेट. व्हाट डज हाई सीओडी टू बीओडी रेशो? सीओडी ज़्यादा है बीओडी से, बहुत ज़्यादा है, तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ पॉल्यूटेंट. आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर. अगर सीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है. ठीक है, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप फर्स्ट contains representative stress strain diagram as shown in figure, while group 2 gives the list of material which the stress strain curve with the corresponding material. ये कुछ कर्व दे रखे हैं आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मटेरियल दिया हुआ है. सीमेंट पेस्ट, कोर्स एग्रीगेट और कंक्रीट. तो कोर्स एग्रीगेट के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें हो जाएगा 2 में हो जाएगा जे. फिर इसके बाद में कंक्रीट तो के, और सीमेंट के लिए चला जाएगा एल. तो आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा. पी में हो गया अपना. अच्छा, यहाँ पर देखना है कर्व जे है. जे किसके लिए था, फर्स्ट वाला कोर्स एग्रीगेट 2, और कर्व के ये हो जाएगा आपका कर्व के कंक्रीट के लिए 3 और ये 1, तो 2 3 1 दैट इज बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the sides of a slab simply supported on edge and spanning in 2 direction are equal, ठीक है, the maximum bending moment is multiplied by 0.5. फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी आप इससे इन जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एल वाई अपॉन एल एक्स की वैल्यू बराबर है, तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा 0.5. इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट FCK is defined as the strength below which not more than 50% of test results are expected to fall. The expression for FCK in terms of mean strength and standard deviation S would be. देखो यहाँ कंडीशन बदल दी है, लेकिन इसने कहा है कि strength below which not more than 50% result are expected to fall. तो इस केस में जो स्ट्रेंथ रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो मीन स्ट्रेंथ के बराबर ही रहेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रहेगा. सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 6 मीटर इज रेस्टिंग ऑन 230 mm वाइड ब्रिक वॉल. Assume depth of beam is 85 mm per meter span and also assume width of the beam equal to the width of support. The factor dead load of the beam is. तो फैक्टर डेड लोड पूछा है, तो बीम का जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ बीम 85 × 6. देखो यहाँ पर
एक्चुअली डेप्थ ऑफ बीम के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 6 मीटर इज रेस्टिंग ऑन ए 230 mm वाइड ब्रिक वॉल। तो विड्थ तो हो गई 230। अज्यूम द डेप्थ ऑफ बीम इज 85 mm पर मीटर। तो 85 mm जो होगा वो पर मीटर के लिए होगा, स्पान है 6 मीटर का, तो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी 510। बाकी विड्थ आपको दे रखी है 230 mm, तो यहाँ से विड्थ आ गया और डेप्थ आ गया, लेंथ आ गया, तो वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम, और फिर इसके हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी लिया हुआ है यहाँ पर आरसीसी का 25, तो ओवरऑल जो फैक्टर्ड वेट हो जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 26.39। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, घुमाया हुआ है, मतलब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है डेप्थ ऑफ बीम के रेस्पेक्ट में, बाकी कुछ नहीं है। वेट कैलकुलेट करना है तो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और फैक्टर्ड वेट कैलकुलेट करने के लिए उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। द डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज इन ए कॉलम इज टेकन एज 1/4 डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार 6 mm, ग्रेटर ऑफ 1/4 डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm। तो यहाँ जो कोडल प्रोविजन पूछा है डायरेक्ट वो सही है, आंसर नंबर्स जो आंसर सी है वो सही होगा। यहाँ पर डायरेक्ट कोडल प्रोविजन पूछा हुआ है। इन द हील स्लैब ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। तो स्लैब के लिए पूछा है रिटेनिंग वॉल में, इस तरह की रिटेनिंग वॉल है, ये इस तरह की रिटेनिंग वॉल है, और इसमें स्लैब पोर्शन में जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो कहाँ लगेगी, तो ये टॉप ऑफ द स्लैब पर लगेगी। और हील साइड की बात की है तो ये टॉप ऑफ द स्लैब पर लगेगी। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। बाकी डायग्राम यहाँ क्लियरली बना हुआ है। दिस इज द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड दिस इज द हील साइड, और हील साइड में जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो लगा हुआ है टॉप पर, टो साइड जो लगा हुआ है वो बॉटम पर। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में हम ये अवे फ्रॉम द बैकफिल, ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट पूछ लिया जाता है। नाउ 78 नंबर क्वेश्चन, ए टी बीम रूफ सेक्शन हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। थिकनेस ऑफ स्लैब दे रखी है आपको 100 mm, टी बीम है, ध्यान रखना कौन सा बीम है, टी बीम। विड्थ ऑफ रिब दे रखी है आपको 300, डेप्थ ऑफ बीम दे रखी है 500, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स 3 मीटर एंड इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम 6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज 3.6 मीटर, ठीक है। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज पूछा है आपसे, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है L0/6 प्लस VW प्लस 6DF। सारी पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। L0 दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट दैट इज द कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3600। और इसके अलावा आपको विड्थ ऑफ वेब दे रखा है 300 और विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज दे रखा है 100। तो ओवरऑल इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3000 mm। 3000 mm नहीं, यहाँ ये तो BF है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स, और यहाँ से आया 1500, इस क्राइटेरिया से आया 1500, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम से आया 3000। तो जो विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगी वो मिनिमम होगा, दैट इज 1500। सी आंसर करेक्ट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मिलाना है। ग्रिलेज फाउंडेशन जो कब दी जाती है, जब लोड बहुत ज़्यादा हो और सॉइल वीक हो। हैवीली लोडेड स्टील कॉलम टू बी रेस्ट ऑन वीक सॉइल, तो इसमें हो जाएगा 2। गसट बेस जो दिया जाता है वो गसट बेस है, तो एसेंट्रिक लोडिंग के केस में हम गसट बेस देते हैं 3, और स्लैब बेस हो जाता है लाइटली एक्सियल लोड की वजह से, तो इसमें हो जाएगा 1। तो 231 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन नंबर था आपका 79, दैट इज 80। द स्पान ऑफ ब्रिज इज सेड टू बी इकोनॉमिकल when the cost of supporting system of one span is equal to the cost of one pier। यही कंडीशन इकोनॉमिकल स्पान को या इकोनॉमिकल स्पान ऑफ ब्रिज को डिफाइन करती है कि जो सपोर्टिंग सिस्टम की जो कॉस्ट आ रही है एक स्पान को सपोर्ट करने की, वो एक पियर की कॉस्ट के बराबर हो। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक
and connected to one side of gusset plate is reduced to 80%. डायरेक्ट कोडल प्रोविजन है और यहाँ पर ये सारी टेबल आपको बनाई हुई है और इस केस में जो आ रहा है 0.8 सिग्मा AC, दैट इज 80%. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ ये क्वेश्चन था 81. 82 नंबर क्वेश्चन जो है, ए 60 mm लॉन्ग एंड 6 mm थिक फिलेट वेल्ड carries a steady load of 15 kilonewton along the weld. The shear strength of the weld material is equal to 200 MPa. The factor of safety. देखो इस लोड की वजह से इस सिस्टम पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो वो हम कैलकुलेट करेंगे वेल्ड के केस में. तो shear स्ट्रेस जो होगा यहाँ पर 0.07 इंटू टी जो किया है, दिस इज द थ्रॉट थिकनेस, लेंथ दे रखी है और यहाँ से shear स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है अपना shear स्ट्रेस 58.9344, मतलब 59 के ऑलमोस्ट, और shear स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना दे रखा है आपको 200. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 59, दैट इज 3.4. इस लोड की वजह से कितना shear स्ट्रेस डेवलप होने वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है वो हमको पता है. तो बेसिकली यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 3.4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द डेप्थ ऑफ कॉलम सेक्शन आर इक्वल देन द कॉलम स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड. कॉलम, अगर डेप्थ ऑफ कॉलम इक्वल है देन कॉलम स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड. पढ़ लेते हैं. विद फिलर प्लेट्स, विद बियरिंग प्लेट्स, विद फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स. नहीं, यहाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज. Splices system shown in figure below used to connect the two column section having same cross section. It means flange upper story and column story have full bearing over there of the lower story column. तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा. बाकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है. ठीक है. A single angle in tension is connected by one leg only if the area of connecting and outstanding legs are respectively A and B. Then what is the net effective area of angle? तो ये तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्चुअली नेट एरिया पूछा हुआ है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे. नेट एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस KA2. A1 प्लस KA2. K की वैल्यू होगी 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2. A1 है A, A2 है B. वैल्यूज पुट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका ये आएगा A प्लस बी अपॉन 1 प्लस 0.33 B बाई A. तो इसमें जो आंसर आ रहा है आपका वो देख लेते हैं एक बार. यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट जो है इसमें आपको लिस्ट मैच करनी है स्टिफनेस के अकॉर्डिंग. तो देखो बेसिकली जो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेव स्टिफनर्स हैं, लोड कैरिंग स्टिफनर्स हैं, बियरिंग स्टिफनर्स हैं और डायगोनल स्टिफनर्स है. जैसे पहली बात करूं अगर मैं लोड कैरिंग स्टिफनर्स की तो ये लोड को ट्रांसफर करने के लिए आएंगे. प्रिवेंट द लोकल बकलिंग ऑफ वेव ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग. नहीं, इसमें आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग के केस में बियरिंग स्टिफनर्स सी. तो 3 में सी. इम्प्रॉपर बकलिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सिलेंडर वेव ड्यू टू शियर. तो किसके लिए है ये? बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर वेव ड्यू टू शियर. इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स शियर प्रोवाइड लोकल reinforcement to the wave under the shear and bearing and prevent local crushing of the wave due to concentrate load. ओके, यहाँ पर दोनों बातें हैं. बियरिंग स्टिफनेस भी दे रखा है, लोड कैरिंग स्टिफनेस भी दे रखा है. एक्चुअली यहाँ पर बकलिंग की बात की, यहाँ क्रशिंग की बात की, क्रिपलिंग की. तो इस 3 में आएगा आपका लोड बियरिंग स्टिफनेस बी और 4 में आएगा आपका सी. 4 में आएगा आपका सी, बियरिंग स्टिफनेस. ठीक है. तो जो है सी में आ रहा है 4. तो ये ऑप्शन तो नहीं है. तो आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार. बाकी आप चेक कीजिए, काफ़ी बड़ी टेबल है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. सी में आ रहा है 4, बी में आ रहा है 3,
और डी में आएगा आपके 1। डायगोनल स्टिफनेस जब दोनों आ रहे होंगे सीयर और बियरिंग, तो इसमें आ जाएगा 1, जिसमें आ जाएगा डी। ठीक है, एंड दिस इज इम्प्रॉपर बकलिंग स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट ए। तो यहाँ इसको मैच करेंगे तो आंसर एक बार देख लीजिए क्या आएगा, सी। ए में 2 ही है ना, हाँ बिल्कुल। तो एक बार आप चेक कीजिएगा इसको। द स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉइंट पर पिच लेंथ इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट दे रखी है पर पिच एंड ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच, ये भी दे रखी है। तो आपसे एफिशिएंसी पूछी है, डायरेक्ट आपको इसको डिवाइड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4260 अपॉन 2556। आंसर आ जाएगा इसमें 60% लगभग। In the design of purlin, depth of angle section should be not less than L upon 45. Purlins के केस में L upon 45 से कम नहीं होना चाहिए। The figure shows a U-tube having 5 mm into 5 mm cross section filled with mercury up to a height of 20 centimeter in each limb open to atmosphere. ठीक है, if the water height 20 centimeter is added to the right limb, अच्छा इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, किसमें पूछा है, द न्यू हाइट ऑफ मरकरी इन लेफ्ट लिम्ब। तो ये पूछा है कि मरकरी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहली बात तो 20 सेंटीमीटर डेप्थ की वजह से ये जो मरकरी है ये नीचे आएगा। मान के चलो इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जितना नीचे आया है ये उस लेवल से उतना ऊपर चला गया। तो ये लेट सपोज, डायग्राम से मत जाना, ये x ऊपर गया है और यहाँ पर ये x का डिफरेंस आ गया न्यू लेवल, मतलब पुराने लेवल के साथ में। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखो पहले ये लेवल था और जब इसमें हमने वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड करने पर क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ ऐड करने पर जितना नीचे ये आएगा उतना ऊपर ये चला जाएगा। तो नए लेवल में और पुराने लेवल में जो डिफरेंस आया वो x, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मरकरी लेवल x नीचे चला जाएगा। तो 2x का डिफरेंस कौन बैलेंस कर रहा है, 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर लेवल। तो 2x के लिए 2x ऑफ मरकरी एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को हम इक्वेट करके और यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो नाउ इक्वेटिंग प्रेशर एट सेक्शन A डैश, इस लेवल पे जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा इस लिक्विड की वजह से और इस लिक्विड की वजह से, क्योंकि ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ से ये प्रेशर को हमने इक्वेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और x की वैल्यू जब आएगी तो आपसे पूछा है न्यू लेवल ऑफ मरकरी, न्यू लेवल, डिफरेंस नहीं पूछा है, नया इंक्रीमेंट नहीं पूछा, न्यू लेवल पूछा है। तो पुराना x की वैल्यू आई आपकी 0.735 और पुराना था 20, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 20.74। तो आंसर हो जाएगा 20.74, बी करेक्ट आंसर है। One of the following statement is true with regards to bodies that float or are submerged in liquids. BGM स्टेबिलिटी की कंडीशन है। अब बाकी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। For a body wholly submerged in a liquid, the stability is ensured if center of buoyancy is below the center of gravity of body. Center of buoyancy इससे नीचे है, ठीक है। For a body, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। For a body floating in liquid, the stability is ensured if center of buoyancy is below the center of gravity of body. ठीक है, सेंटर ऑफ buoyancy जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है, मेटासेंट्रिक का कोई कंसर्न नहीं है अभी इसमें। For the body floating in a liquid, the stability is ensured if the center of buoyancy and the center of gravity regards less of the relativity position of the center of buoyancy and gravity. ठीक है, ensured if the center of buoyancy and center of gravity. एक्चुअली इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, सेंटर ऑफ buoyancy और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में। तो बाकी कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये तो ये कह रहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ, ये तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ जो मैंने स्टेबिलिटी का कंसर्न लिख रखा है वो लिख रखा है। फॉर ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड द स्टेबिलिटी इज इंश्योर्ड इफ सेंटर ऑफ बॉयंसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एंड द मैटर सेंटर इज अबव बोथ सेंटर्स, ठीक है। इन दोनों में भी यही बात कही है, लेकिन इसमें मैटर सेंटर की पोजीशन भी बताई गई है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी जी से नीचे है और ये दोनों एम से नीचे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आप कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। 3 rigid buckets shown in figure 1, 2, 3 are identically in heights, base and area, base area भी बराबर है। Further, assume that each of these buckets have negligible mass, are full of water. The weight of water in these buckets denoted by W1, W2, W3 represented. Also, let the force of water on the base of bucket is denoted by F1, F2, F3 respectively. The option given an accurate description of the system. तो ये पूछा है। अच्छा, इन तीनों में पानी भरा हुआ है। एक तो पूछा है इनके वेट का क्या कंसर्न रहेगा, तो वेट 2 में ज़्यादा होगा, W2 इज मोर देन W1 इज मोर देन, अच्छा W1 ज़्यादा होगा W3 से, तो वेट का कंसर्न तो ये है W2, W1, W3। ये ऑप्शन 2 जगह मिल रहा है हमको, ठीक है। और जो फोर्स लगने वाला है इन पॉइंट्स पे वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर बराबर होगा हाइट से। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। फोर्सेज जो है वो बराबर हो जाएगा। फोर्सेज ऑन द बेस इन ईच विल बी रो जी एच, या सॉरी रो जी एच प्रेशर होगा, उससे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एरिया बराबर है सबका, तो इसलिए फोर्स बराबर आ जाएगा। बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, बर्नौली एप्लीकेशन जो है वो इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 92। वाटर इज पम्प्ड एट ए स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सर्कुलर पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर, गिवन दैट द रेनॉल्ड नंबर इज 800 एंड जी की वैल्यू दे रखी है। देखते हैं क्या पूछा है। द हेड लॉस पर किलोमीटर लेंथ ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के लिए हमें डायरेक्ट पता है फॉर्मूला FL/Q स्क्वायर अपॉन, वैसे तो ये इस फॉर्मूले को चेंज किया है, FLB स्क्वायर अपॉन 2GD, उसको Q के टर्म में लिख लिया है, और F नहीं है हमारे पास लेकिन रेनॉल्ड नंबर है, तो F इज इक्वल टू 64 अपॉन RE, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी। आप जब पुट करोगे तो पूछा है पर किलोमीटर, तो मतलब यूनिट लेंथ के लिए पूछा है, तो यूनिट लेंथ के लिए HL/L आ जाएगा आपका 0.067, 0.067 या 66 ऑप्शन, ओके। यहाँ पर इसके अलावा मीटर पर किलोमीटर में पूछा है, क्योंकि यहाँ तो ये मीटर में आ रहा है, पर किलोमीटर में हो जाएगा ये 66.11 पर किलोमीटर में पूछा हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो लेंथ हमने वहाँ पुट की वो मीटर में पुट की है, तो इस वजह से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर मोस्ट करेक्ट हो जाएगा ए के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इन एन ओपन चैनल फ्लो डिपेंड्स अपॉन, क्रिटिकल फ्लो की जो कंडीशन होती है Q² G इज इक्वल टू AQ/T, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ज्योमेट्री को, बाकी डिस्चार्ज के लिए कोई दिया नहीं है, तो चैनल ज्योमेट्री ओनली, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन kg सेकेंड स्क्वायर पर मीटर फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो, यहाँ मास डेंसिटी की यूनिट इसने पहले से डिफाइन कर दी, तो इसको चेंज करना है, ठीक है। एक्चुअली मास डेंसिटी जो होती है वो kg पर मीटर क्यूब में होती है, इसका कन्वर्जन देखते हैं एक बार, kg और मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब मीटर क्यूब को मैं अलग करूंगा, kg पर मीटर क्यूब को मैं अलग करूंगा, ये हो गया आपका kg पर kg इंटू मीटर क्यूब kg इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा kg, और मीटर क्यूब में अलग कर लूँ यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ हो गया अलग से अगर देखें तो ये हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर अलग हो गया और मीटर नीचे रह गया, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर,
ये रह गया, मतलब मैंने डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दिया, किसी एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक्सेलरेशन हम यहाँ जी ले सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब अपॉन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केवल यही किया है। एज पर गिवन यूनिट kg इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4, इसको मैंने kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो 10,000 होगा बेसिकली मास डेंसिटी, और उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग 100 के आसपास, तो 101, लेकिन यहाँ पर जी ले रखा है 9.81, दोनों ऑप्शन है तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ 0.1 101.9, ऑप्शन डी करेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, सो जीरो लेवल से टोटल जो होगा दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर जो होगा एटीएम प्रेशर से जो ऊपर होगा गेज प्रेशर या नीचे होगा जो, और पी एटीएम हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो से जहाँ पर एटीएम लाई कर रहा है, तो पी एटीएम इज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी गेज, तो ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है पी एटीएम इज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस गेज, ए ऑप्शन सही जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस फॉर ए वर्टिकल ट्राइंगल प्लेन आर सबमर्ज्ड इन वाटर with one side on free surface, vertex down and altitude h, मतलब आपको इसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन बतानी है, तो जो फॉर्मूला है आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, h बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा h/2। डायरेक्टली भी ये रिजल्ट याद होने चाहिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, उस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। थीटा आप पुट करोगे 90 डिग्री क्योंकि इंक्लिनेशन नहीं है, तो रिजल्ट आएगा h/2। नेक्स्ट है, द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट सरफेस अडॉप्टेड इन मैकेडम रोड इज 1/36। क्रॉस स्लोप पूछा है मैकेडम रोड में 1/36। द लखनऊ रोड प्लान फॉर्मूला इज प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग विच रोड पैटर्न, देखिए जो नागपुर था वो स्टार और ग्रिड पैटर्न पे था, स्टार ग्रिड पैटर्न पे था, जबकि लखनऊ जो है स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न पे है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक नागपुर के लिए पूछा जाता था, इस बार लखनऊ के लिए पूछा है, तो स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल बाइंडिंग ऑफ ए पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 225, रूलिंग स्पीड दे रखी है 80 kmph, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, v अपॉन 9.5 इंटू अंडर रूट आर, वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.561 आएगा आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्टेटमेंट S1 एंड S2। S1 पढ़ते हैं, द प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इज यूज्ड, सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इज यूज्ड फॉर द फंक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सरफेस कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल, पेमेंट कंडीशन की जो फंक्शन किस तरह से कर रहा है उसका इवैल्यूएशन जो करते हैं वो सर्विसिबिलिटी इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो S1 जो है करेक्ट है। रिजिड पेमेंट आर लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन, नहीं, रिजिड पेमेंट जो हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो S2 गलत हो गया, तो यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट 1 सही है और S2 गलत है, सी ऑप्शन। बाकी कंपैरिजन दिया हुआ है, द लीगल एक्सल लोड ऑफ डिजाइन व्हीकल इज यूज्ड इंडियन इज, एक्सल लोड की बात की है तो वो कितना होता है 8 टन के आसपास, 8.2 टन। एज पर द IS द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे आर प्रिपेयर्ड बाय मोर्थ, ठीक है, मोर्थ के द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर होता है जो भी स्पेसिफिकेशन, तो मोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व एट 80 kmph बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड फॉर द वैल्यू ऑफ 3% कैम्बर। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पर सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पर मिनिमम जो भी प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। कितना प्रोवाइड किया हुआ है 3%, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा v²/225 ई मिनिमम, क्योंकि कैम्बर की वैल्यू को हम मिनिमम सुपर एलिवेशन कंसीडर करते हैं, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा
वो 950 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। 3 यूनिट्स पढ़ सकता है, ओनली 1 यूनिट भी पढ़ सकता है, तो उस केस में डायगोनल स्केल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन टैक्योमेट्रिक सर्वे द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इन स्टेडी इंटरवल, एफ दे रखा है 20, स्टेडी इंटरवल आई दे रखा है 4 mm, स्टाफ इंटरसेप्ट दे रखा है 1 मीटर, लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू स्टाफ, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ बाय अज्यूमिंग एडिटिव कांस्टेंट इज 0, सी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी f अपॉन आई, और f कितना दे रखा है 20 और i कितना दे रखा है 0.4, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। बाकी आप इसमें d की वैल्यू फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ks प्लस सी, k की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि c को तो इसने 0 अज्यूम कर लिया है, 50 मीटर। स्टाफ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 1 मीटर, तो आंसर हो जाएगा आपका b। इन केस ऑफ थियोडोलाइट इज with 4 leveling screw, in case theodolite with 4 leveling screw, बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं, तो 3 में जो लेवलिंग हम करते हैं वो परपेंडिकुलर लेवलिंग होती है, जबकि 4 में हम डायगोनल करते हैं, डायगोनली, और तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा हट के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। The long chord and tangent length of circular curve of radius r will be equal if angle of deflection is, angle of deflection कितना होगा अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, long chord और tangent length, तो दोनों के फॉर्मूले जो हैं long chord tangent length हो जाएगा r tan डेल्टा बाई 2 और length of long chord हो जाएगा 2r साइन डेल्टा बाई 2, दोनों को बराबर करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो 120 डिग्री आएगी। कितनी आएगी 120 डिग्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट लेंथ को आपको बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bar tapers from a diameter of d1 to a diameter of d2 over its length and is subjected to tensile force P force लगा हुआ है। If extension is calculated based on treating it as a bar of average diameter, the calculated extension will be more than the actual extension, ठीक है। रीजन है द एक्चुअल एक्सटेंशन इन सच बार्स इज कैलकुलेटेड, तो देखो जो फॉर्मूला अपन जो इंटीग्रेशन करते हैं उससे जो फॉर्मूला आता है वो 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई होता है, बट अगर हम इसमें एरिया को एवरेज डायमीटर से कैलकुलेट करें तो वो क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको एवरेज डायमीटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन आपको बताया गया है, तो एवरेज डायमीटर मतलब d1 प्लस d2 बाई 2 मान के उस बार का डायमीटर हम ये मान लेंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आ रहा है आपका, ओवरऑल कैलकुलेशन की हुई है, तो यहां पर ए जो है वो गलत आएगा, ए जो है वो गलत आएगा, क्योंकि एक्चुअल जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा चाहे वो एवरेज मान के आप सॉल्व करो, और आर जो है वो सही है, फॉर्मूला सही है, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर ए बीम with circular cross section of diameter d, the ratio of second moment of inertia about the neutral axis to the section modulus, देखो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया i और इसका z का रेशो पूछा है, तो वो क्या हो जाता है, वो y के बराबर होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस से y जो होता है वो कितना होगा dy2, तो आंसर हो जाएगा अपना dy2, कितना हो गया dy2, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 to S4 pertaining to compression member, the effective length depends on the boundary condition of member at ends, effective length depends on the boundary condition, ठीक है। आपसे पूछा है, पहले ये देख लेते हैं क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो S1 तो आपका करेक्ट है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करती है। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन डिक्रीज विथ डिक्रीज इन स्लेंडरनेस रेशियो, नहीं,
जो स्ट्रेस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, लैम्डा स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो 2 किस किस में आ रहा है? 2 केवल इसमें आ रहा है, तो बाकी इनमें 2 है ही नहीं, तो 2 तो बेसिकली गलत है ही है। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके साथ में S4 भी दे रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लेंडरनेस रेशो। नहीं डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। A steel rod of sectional area 20 square mm connects to parallel walls 5 meter apart. The nut end were tightened when the rod was heated at 100 degree Celsius. इस और बाकी डिटेल दे रखी है। पूछा है द टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड एट टेम्परेचर इज, तो देखो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से कितना, मतलब कितना स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, तो जो डिफॉर्मेशन आएगा वो आएगा एल अल्फा इंटू डेल टी। तो द रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन रिजल्ट इन थर्मल स्ट्रेस, तो इसमें स्ट्रेस कितना जनरेट होगा? सिग्मा एल अपॉन ई टी। तो ये कितना हो गया आपका स्ट्रेस? 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप इसको गर्म कर रहे हैं लेकिन बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अकर अलाउ। तो जब भी आप कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की, क्योंकि ब्रिटल कास्ट आयरन कैसा है? ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन कैसा है? ब्रिटल मटेरियल है। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में जब भी कंप्रेशन लोड लगाया जाएगा तो ब्रिटल मटेरियल शियर में वीक होता है, तो वो शियर में फेल होगा, इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन बनेगा। तो एन ऑब्लिक प्लेन, क्या होगा आंसर यहाँ पर? ऑब्लिक प्लेन। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एम हैज कांस्टेंट विड्थ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म विड्थ है। द वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू, डेप्थ किसके साथ वेरी करेगी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एम द सेक्शन मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? आई अपॉन वाई। और डेप्थ जो है, डेप्थ का रिलेशन हम देखेंगे एक्स के साथ में, तो यहाँ हमने फंक्शन बना दिया, तो जेड आ जाएगा बी डी एक्स स्क्वायर बाई 6। सो जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा सिग्मा, दैट इज द एम बाई जेड, और एम बाई जेड प्लेस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी इज ई प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। इस केस में जब विड्थ कांस्टेंट हो और जब डेप्थ कांस्टेंट होती है तो ये m के प्रोपोर्शनल होता है। आपसे पूछा है विड्थ कांस्टेंट है, तो ये अंडर रूट m हो जाएगा इस केस में आंसर, अंडर रूट m। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए सेंट्रल पॉइंट लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पॉइंट लोड लगा हुआ है WL³ अपॉन 48 EI। The cross section of beam has Ixx is equal to this and it is subjected to loading shown in figure. The neutral axis is subjected to at 70 mm from the extreme fiber. The maximum tensile stress in the beam. तो simple m upon I is equal to f upon y. f पूछा है आपसे, m हमको कैलकुलेट करना है, बाकी I और y इसने दे रखा है। m हो जाएगा इस लोडिंग डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? तो जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो मैक्सिमम BMD मैक्सिमम मोमेंट आएगा 3 किलोन्यूटन मीटर, और इसको जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास में जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा आपका, फोर्स पूछा है स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा मैक्स कितना आएगा? 70 MPa। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70 MPa, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेन फ्रेम PQR, ठीक है, फिक्स्ड एट P एंड फ्री एट R, shown in figure both members PQ have length L, flexural rigidity EI दे रखा है, neglect the effect of axial stress and transverse shear, the horizontal deflection at free end। एक्चुअली ये जो RF है ये लोड है ना कि मेंबर है, तो इसमें हम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं बस, क्योंकि एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है, और जब सॉल्व करेंगे देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी PQ और QR में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका जो ये आएगा वो आएगा आपका कितना
4FL³/3EI। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ILD से। इन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD द पॉइंट्स रिमेन फिक्स्ड एंड पोजीशन ऑफ लोड्स आर चेंज। बिल्कुल सही, लोड्स जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं जबकि सेक्शन फिक्स होता है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर मूवेबल लोड्स का वेरिएशन हम चेक करते हैं कि लोड अगर यहाँ है तो क्या इफेक्ट आएगा, लोड अगर पोजीशन चेंज करके दूसरी लोकेशन पर जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम शोन इन फिगर। तो क्या पूछा है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3m + RE - 3j × RR। रिलीज रिएक्शन यहाँ हमको कहीं नहीं दिखाई दे रही है, बाकी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसमें 9, टोटल रिएक्शन एक्सटर्नल रिएक्शन हमको कितनी मिल रही है 3, नंबर ऑफ जॉइंट्स है 8, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका अब, while using Clapeyron theorem of three moment, a fixed end of a continuous beam is replaced by addition span of infinite stiffness, zero stiffness, infinite length and infinite movement। तो यहाँ है infinite stiffness। A fixed end of continuous beam is replaced by infinite stiffness span। So guys, this is all about this paper और आई होप कि आपने एक अच्छा स्कोर किया होगा इसमें। देखिए पेपर में हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पेपर में हर लेवल के आपको क्वेश्चन हैं, इजी हैं, मीडियम लेवल भी है और टफ भी है। कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, मतलब मैं टफ कहूँगा उनको टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, थोड़ी सी लेंथी है, बट इस तरह का प्रैक्टिस आपका होते रहना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बाकी पेपर के लेवल में किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, काफ़ी अच्छे और बैलेंस तरीके से पेपर को बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग दिस।